नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान से 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे, यानी कि MCQs देखेंगे। और ये सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही वीडियोस मिलती रहती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका यहाँ पर, यंग इटली नामक गुप्त संस्था किसने स्थापित की? यंग इटली नामक गुप्त संस्था किसने स्थापित की? देखिए, यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1830 ईस्वी के दशक में जिउसेप मैत्सिनी ने एकीकृत इटली के विचारों को प्रसारित करने के लिए की थी। यंग इटली नामक गुप्त संस्था किसने स्थापित की? आपको याद रखना है, मैत्सिनी, जिउसेप मैत्सिनी। ठीक है, 1830 ईस्वी के दशक में जो है इस संस्था की स्थापना की गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। देखिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यापाल किचलू दोनों गिरफ्तार हो चुके थे। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के बैसाखी पर्व के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। अमृतसर के सैनिक प्रशासक जनरल डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया था, परंतु सभा हुई थी। जनरल डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया था, परंतु सभा हुई थी। तब उसने, यानी कि जनरल डायर ने वहां पर गोली चलाई, जिसमें सैकड़ों व्यक्ति मौत का शिकार हो गए थे। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? अमृतसर के सैनिक प्रशासक जनरल डायर ने। अमृतसर के सैनिक प्रशासक जनरल डायर ने वहां पर गोली चलाई थी, जिसमें सैकड़ों व्यक्ति मौत का शिकार हो गए थे। तो आपको याद रखना है, जनरल डायर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पर, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। देखिए, काली मृदाओं को रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है, ये भी आपको याद रखना है, इसलिए इन्हें काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर जो है पाई जाती है। ठीक है, इसका फैलाव दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक है। इनमें से किस राज्य में काली मृदाएं मुख्य रूप से पाई जाती है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है आपका महाराष्ट्र, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, सुंदरलाल बहुगुणा, महात्मा गांधी या नरेंद्र मोदी? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारत में सबसे पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? भारत में सबसे पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? देखिए, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती है। पुराना जलोढ़ जिन्हें बांगर कहते हैं, और नया जलोढ़ जिन्हें खादर कहते हैं। यहाँ पर आपको पूछा है भारत में सबसे पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं, तो आपको आंसर देना है बांगर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछा जाता पुरानी जलोढ़ की जगह, अगर यहाँ पर पूछा जाता कि नया जलोढ़ को क्या कहते हैं, तो आपको आंसर देना था खादर। ठीक है, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ को खादर कहते हैं। क्लियर है।
वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहती है। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पर, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण, जल संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। देखिए, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था, ठीक है। यह एक अहिंसक आंदोलन था जो वर्ष 1973 में 1973, डेट भी आपको याद रखना है, 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश के चमोली जिले अब जो है उत्तराखंड में आता है। चमोली जिले जो जगह है अब जो है उत्तराखंड में आता है और उस समय जो है उत्तर प्रदेश में आता था। क्लियर है। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण का, ठीक है, जो कि 1973 में शुरू हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व में जल की कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। विश्व में जल की कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। देखिए, दुनिया में जल की कुल आयतन का 96.5% 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है और मात्र 2.5% अलवणीय जल है। यहाँ पर आपको पूछा है विश्व में जल की कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है, तो आपको आंसर देना है 96.5%, जो कि कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में गलत है, ठीक है। आपको याद रखना है 96.5%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, पश्चिमी हिमालय में सिंचाई के लिए बनाई गई वाहिकाएं क्या कहलाती है। पश्चिमी हिमालय में सिंचाई के लिए बनाई गई वाहिकाएं क्या कहलाती है। कुल, गुल, ए और बी दोनों, कोई नहीं। पश्चिमी हिमालय में सिंचाई के लिए बनाई गई वाहिकाएं क्या कहलाती है। कुल और गुल, ठीक है, कुल और गुल। ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, नेक्स्ट है यहाँ पर, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रसिद्ध है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रसिद्ध है। मेघालय, बिहार, झारखंड, तेलंगाना। देखिए, मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप के जरिए इकट्ठा करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है मेघालय। क्लियर है, मेघालय। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर है, आपको याद रखना है 74.04, 74.04%, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, आपको याद रखना है 1928, 1928। ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है धर्म, वंश, जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार की शुरुआत किस वर्ष से शुरू हुई। गठबंधन सरकार की शुरुआत किस वर्ष से शुरू हुई,
आपको याद रखना है 1990, 1990। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गठबंधन सरकार की शुरुआत किस वर्ष से शुरू हुई? 1990 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपको याद रखना है 1885 में, 1885 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, ताड़ी विरोधी आंदोलन में नेल्लोर जिले में कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया? ताड़ी विरोधी आंदोलन में नेल्लोर में कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया? लगभग 5000 गांवों की, लगभग 6000 गांवों की, लगभग 7000 गांवों की, लगभग 8000 गांवों की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लगभग 5000 गांवों की। देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन सन 1992, ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन सन 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में शुरू हुआ था। इस आंदोलन में महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया और ताड़ी की बिक्री और नीलामी पर रोक लगाने के लिए मोर्चा खोला 1992 में। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पर, भारत किस आय वाला देश है? भारत किस आय वाला देश है? समृद्ध, प्रगतिशील, मध्यम आय, गरीब। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत मध्यम आय वाला देश है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपर्युक्त सभी। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति देखकर जो है किसी देश का विकास निर्धारित किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि, उद्योग, सेना, विमानन। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि। देखिए, जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, प्राकृतिक क्षेत्र कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं आपका कृषि, खनन, लकड़ी काटना, वनोत्पाद इकट्ठा करना, मत्स्य पालन, ये सब। जहां प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कृषि आते हैं, खनन, लकड़ी काटना, वनोत्पाद इकट्ठा करना, मत्स्य पालन, ये सब आते हैं। तो इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका कृषि। नेक्स्ट है, भारत कैसा देश है? भारत कैसा देश है? उद्योग प्रधान या कार्य प्रधान या कृषि प्रधान या स्वास्थ्य प्रधान? भारत कैसा देश है? इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्लियर है? तो दोस्तों, वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही वीडियोस मिलती रहती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।